हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का आज बच्चों एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जो कि स्टैटिस्टिक यानी कि सांख्यिकी। तो अपनी क्लास आज शुरू करते हैं। इससे पहले हमने ह्यूरोन्स फॉर्मूला यानी ह्यूरोन्स सूत्र जो हमने था ट्रायंगल्स के लिए एरिया कैसे हम निकालते हैं वो हमने किया। एंड अब हम जो करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक, आखिरी चैप्टर हमारे क्लास 9th का। बाकी हम सारा सिलेबस अपना पूरा कर चुके हैं यहाँ पे, और स्टैटिस्टिक बचती है तो उसको भी जल्द से जल्द हम हो सके विंटर वेकेशन खत्म होने से पहले इस चैप्टर को भी फिनिश कर देंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, मनुष्यों के लिए कठिनाइयों का होना बहुत जरूरी है। मनुष्यों के लिए कठिनाइयों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कठिनाइयों के बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता है। जी हाँ, क्योंकि कठिनाइयों से यहाँ क्या तात्पर्य है, कठिनाइयों से यहाँ कहने का मतलब है परिश्रम, मेहनत। जाहिर सी बात है, मेहनत परिश्रम करेंगे तो थोड़ी कठिनाइयां तो उठानी पड़ेगी। अपने कंफर्ट जोन से उठ के तो आपको कंफर्ट जोन से तो हटना पड़ेगा। जहां आप सुबह 7-8 बजे उठते हैं तो थोड़ी सी मेहनत करने के लिए आपको 5-6 बजे उठना पड़ेगा। जहां आप रात को 9-10 बजे सो जाते हैं खाना खा के, तो वहां थोड़ा आपको देर तक 11-12 बजे तक पढ़ना पड़ेगा। तो ये कठिनाइयों यहाँ पे बताई गई है कि आपके लिए थोड़ी कठिनाइयां लेनी पड़ेंगी, तब जाके आप सफलता का आनंद ले सकते हैं। और कठिनाइयां होना जरूरी भी है। तब तक आपको हमको मनुष्यों को लाइफ का इंपॉर्टेंस का पता नहीं है क्या चीज है। तो कठिनाइयां लाइफ में होनी चाहिए। आप परिश्रम करोगे तो ही कुछ ना कुछ कर पाओगे, नहीं तो हाथी की तरह पेट बड़ा करके बैठे रहोगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है, बैठे रहेंगे, कुछ सब भगवान भरोसे, और ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है अपने पे। आपको, आप पढ़े लिखे हो, वेल एजुकेटेड बच्चे हो, ठीक है, वेल एजुकेटेड ह्यूमन बींग्स हैं। हमको ऊपर वाले ने दिमाग दिया है सोचने के लिए, है ना, सोचने समझने के लिए, कुछ अच्छा कार्य करने के लिए। तो उसका अच्छा यूज करो। तो चलिए, आज जो हम अपना टॉपिक यूज करेंगे या टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे, इसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक। क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक। तो स्टैटिस्टिक होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो स्टैटिस्टिक है, स्टैटिस्टिक इज द स्टैटिस्टिक इज द study of collection, study of collection, organizing, organizing, comma, analyzing and interpretation of data। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि सर स्टैटिस्टिक क्या है। स्टैटिस्टिक है स्टडी ऑफ कलेक्शन। स्टडी यानी कि किस चीज की स्टडी? ऑफ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। डाटा का क्या? कलेक्शन। आप डाटा, कुछ भी डाटा हो सकता है कि किस बच्चों के 70% से ऊपर नंबर है, किन बच्चों के 80% से ऊपर नंबर है। तो यानी कि कलेक्शन ऑफ डाटा, ये नंबर पे बताया किसी भी तरह का डाटा, उनको फिर ऑर्गेनाइज करना, अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करना। ऐसे नहीं कि आपने इकट्ठा किया और आगे दे दिया। अब जिसको आपने दिया वो ढूंढ रहा है वहां पे कि यार कहाँ पे जो डाटा हमने मांगा था वो कहाँ है। तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको आगे डाटा प्रोवाइड करना है, फिर उस पर एनालाइज करना है। एनालाइज मतलब उसको, उसमें आपको उस डाटा जो आपने लिया उससे एनालाइजिंग करना है। एनालाइज करने का मतलब होता है कि उससे आपको डाटा में आपको देखना है कि इसमें आपके क्या यूज का है, किस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं, और फिर उसका इंटरप्रिटेशन करना है। इंटरप्रिटेशन मतलब आगे जाके इसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, इन फ्यूचर आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हो अपने प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंग। तो डाटा आज की डेट में सबसे बड़ी पावर है। तो वही स्टैटिस्टिक होता है, स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, इतना लिखो पहले। चलिए, अब इसके बाद आपका आता है इसमें
प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा को प्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, डाटा की प्रेजेंटेशन कैसे होती है? तो डाटा की प्रेजेंटेशन दो तरीके से होती है। एक होती है ग्रुप्ड डाटा और एक होती है अनग्रुप्ड डाटा। एक होती है आपकी ग्रुप्ड डाटा यानी ग्रुप डाटा और एक होता है अनग्रुप्ड डाटा। ठीक है, तो दो तरीके से हम डाटा को प्रेजेंटेशन करते हैं, ग्रुप करके और अनग्रुप करके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बताते हैं आपको अनग्रुप्ड डाटा। ठीक है, तो अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है, पहले उसके बारे में थोड़ा समझ लें। अब नाम से आपको पता लग रहा है अनग्रुप्ड यानी जो ग्रुप में नहीं है, और इसी को हम रॉ डाटा भी बोलते हैं। रॉ डाटा मतलब जैसे डाटा मिला वैसे ही आपने आगे पेश कर दिया, यही होता है अनग्रुप्ड डाटा। ठीक है, अब अनग्रुप्ड डाटा देखो बच्चों, इसमें मत सोचना कि सर इसमें क्या है हिंदी में इंग्लिश में, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जितना हो सके इंग्लिश में पढ़ो ना, वो ज्यादा इजी है। क्योंकि आगे ग्रेजुएशन में आप पीएमएस करोगे यानी स्टैटिस्टिक्स से आप करोगे तो वहाँ ज्यादा इजी पड़ेगा आपको लैंग्वेज। इसलिए मैं आपको भी हिंदी इसमें, जैसे पिछले चैप्टर्स में मैंने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाया, बट यहाँ आप अगर सिंपल सा भी पढ़ोगे ना इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 9th में आगे इतनी इंग्लिश तो हमें आती है ना। अनग्रुप्ड, अनग्रुप्ड मतलब क्या होता है, जिसका कोई ग्रुप नहीं होता, अनग्रुप्ड डाटा, बात खत्म। जिसको हम रॉ डाटा होते हैं, रॉ मतलब क्या होता है, कच्चा। तो चलो इसका आप यहाँ देखो, कच्चा डाटा, रॉ मतलब कच्चा, तो उससे आप उसको थोड़ा रिलेट कर सकते हो। तो यहाँ लिखूं मैं, इफ देयर इज नो चेंज in the data and it is in the form of, and it is in the same form, it is in the and it is in and it is in the same form as it is collected, then it is said to be raw data। देखो, if there is no change, if there is no change in the data, डाटा में कोई चेंज नहीं है, एंड इट इज इन द सेम फॉर्म एज इट इज, जैसे हमने इसको कलेक्ट किया वैसे ही, जब हमने सामने से डाटा उठाया, ये जो भी डाटा हमने सामने वाले से लिया और वो डाटा हमने जो हमने आगे देना था एज इट इज दे दिया, उसमें कोई छेड़छाड़ हमने नहीं की, तो उसको हम बोलते हैं अनग्रुप डाटा या रॉ डाटा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे, ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। जैसे आप लिख लो, द मार्क्स obtained by 10 students in maths। ठीक है, तो मैथ्स में 10 बच्चों द्वारा, ठीक है, 10 बच्चों द्वारा आए गए मार्क्स, तो ये हमको यहाँ पे बोला। ठीक है, तो कुछ भी हो सकते हैं, वो मार्क्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि 53, 65, 91, ठीक है, 30, 45, 25, 85, 1 2 3 7 8 9 और 10।
तो हमने जैसे जैसे हमें बच्चों के नंबर पता लगे, हमने उसको इस अनऑर्गेनाइज तरीके से अनग्रुप डाटा हमने बना दिया। हमने ऐसा कुछ नहीं बताया कि इसमें सबसे पहले हमने वो नंबर लिखा हो जो सबसे ज्यादा हो, या सबसे पहले हमने वो नंबर लिखा हो जो सबसे कम हो, ऐसा कुछ नहीं है, जो नंबर मिले। अब यहाँ ढूंढ रहे हैं, अच्छा 91 सबसे बड़ा ज्यादा नंबर ये है, फिर आगे देखा सबसे कम नंबर कौन से है, सबसे कम नंबर, अरे 25 बड़े कम नंबर, फिर अरे इससे कम और है 19। तो ये तो 10 बच्चों का डाटा है, ऐसे पता नहीं 100 बच्चों का डाटा आता होगा, तो उसमें अनग्रुप तरीके से होगा, तो कितना लगता होगा, कितना डिफिकल्ट टास्क होता होगा यहाँ से नंबर्स निकालना। अगर मुझे बोला जाए कि इन 100 बच्चों की लिस्ट है, बताओ इसमें मैक्सिमम नंबर किसके हैं, 50 से कम वाले कितने हैं, है ना। तो अब जिसके पास ये काम आएगा वो तो बड़ा ही परेशान हो जाएगा इस डाटा के साथ, है ना। तो अनग्रुप डाटा में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं। क्लियर? तो ये होता है अनग्रुप डाटा, इसको लिखो। एक चीज और इसमें लिखो, इसमें एक चीज और लिखो आप, वो लिखो आप रेंज। रेंज मतलब होता है बच्चों, कभी निकालनी हो तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। सिंपल इतना समझो आप। अभी कभी भी किसी डाटा की रेंज निकालनी हो तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू कर दोगे, आपको उसकी रेंज आ जाएगी। जैसे इसकी रेंज अगर मैं निकालना चाहूं तो यहाँ रेंज सबसे ज्यादा 91 है और सबसे कम 19 है, तो इसको जब आप करोगे तो ये आ जाएगा आपका, तो रेंज इस डाटा की 72 आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद अनग्रुप्ड में एक चीज और आएगी, और ग्रुप में भी आएगी, उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अभी हम समझेंगे सब चीजें। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्यों जरूरत पड़ती है, तो इसके बारे में लिखो। लिखेंगे when the number of items is large than v, इसको देना आएगा, then we convert it into the tabular form, ठीक है, with into the tabular form which is called frequency distribution table। ठीक है, अब इतना एक चीज और लिखो इसमें। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी वर्ड आप काफी सुनेंगे, है ना। तो इट इज द नंबर, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स, frequency is the number of times from which data is come, in which data या number of times, frequency is the number of times the items comes in the table, number of times the items comes in the table, times terms come in the table। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे कि when the number of item is large, जैसे मैंने आपको बताया कि हम डाटा लेने जा रहे हैं और डाटा क्या है, काफी लार्ज है। हमने भी थोड़ी देर पहले
बताया ना आपको, जैसे अगर 10 बच्चों का डाटा था, 100 बच्चों का डाटा होता, तो जब डाटा लार्ज है, तो जब डाटा लार्ज होता है देन इट कन्वर्ट इनटू द टेबुलर फॉर्म, तब हम उस डाटा को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं एंड उसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जैसे कि इसका एक एग्जांपल आपको बना के मैं देता हूं। अब यहाँ देखो, एक डाटा मेरे पास है, ये एज और ये फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स द आइटम्स कम्स इन द टेबल। फ्रीक्वेंसी मतलब सिंपल आप समझो, कौन सी चीज कितनी बार रिपीट आ रही है, कौन सी चीज कितनी बार आ रही है, फ्रीक्वेंसी होता है। कौन सी चीज कितनी बार आ रही है वो आपकी फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार आना, किसी चीज का बार बार आने को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो कौन सी चीज कितनी बार आ रही है उसको फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं। अब जैसे अगर इसको मेरे को बोलना पड़ता है कि 12, जैसे हमने दो दो क्लास से हमने क्या लिया, किसी दो क्लासेस से हमने एक डाटा लिया, ठीक है, दो क्लासेस से हमने डाटा लिया, किसी दो क्लासेस से का डाटा है कि बच्चों के एजेस का डाटा लो। तो हमने बोला सर 12 साल के, हमने देखा 12 साल के कितने, दो बच्चे थे। फिर 13 साल के 13, 13 साल के 13, 1 2 3 ऐसे करते करते तो फिर हम 13 बार वो लिखते। फिर 14 साल के 12 बच्चे थे, है ना, 14 के कितने थे, 12। तो ऐसे तुम 14 12 बार लिखते रहते, तो पेज भी भरता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होता देखने के लिए, तो है ना, और अरे और कैसा होता, और आगे पीछे भी होता। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने बता दिया कि 12 साल के दो बच्चे हैं, 13 साल के 13 बच्चे हैं, 14 साल के 12 बच्चे हैं। थोड़ा तो सिस्टमेटिक ढंग से हम लिख लेते हैं। 12 साल के दो, 13 साल के 13, 14 साल के 12 थे, कुछ भी लिख लो आप, 15 साल के 10 और 16 साल के 5, है ना। तो हमने ये डाटा बना दिया। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यहाँ ये बताता है कि सब 12 साल के दो बच्चे थे, 13 साल के 13 बच्चे थे, 14 साल के दो बच्चे थे, 15 साल के 5 बच्चे थे, और 16 साल के भी 5 बच्चे थे। 15 साल के 10 बच्चे थे, 16 साल के 5 बच्चे थे उन दोनों क्लासेस में। तो ये हमको क्या हो गया, एक तरीके से थोड़ा थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज हुआ यहाँ, है ना। तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देख लिया। इसके बाद हमारा आता है ग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा खत्म, अब आता है ग्रुप्ड डाटा। तो ग्रुप्ड डाटा के अंदर क्या होता है बच्चों, ग्रुप्ड डाटा बहुत बड़े डाटा जहां होते हैं उनके लिए यूज होता है। मोस्टली हम ग्रुप डाटा यूज करते हैं जहां डाटा ज्यादा होता है ना। अब देखो, इसका आपको थोड़ा एक एग्जांपल समझा देता हूँ, लिख देता हूँ ग्रुप डाटा होता क्या है, उसके तौर पे आपको यह चीजें समझा देंगे ना। ग्रुप्ड डाटा, तो ग्रुप डाटा के बारे में थोड़ा जानते हैं कि ग्रुप डाटा होता क्या है ना। तो इसको लिखो, टू प्रेजेंट वेरी large number of to present very large number of data, we use group distribution टेबल। अभी ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या है, मतलब ग्रुप्ड डाटा है। कभी बहुत बड़े डाटा को आपको रिप्रेजेंट करना होगा तो हम वी यूज ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम यहाँ यूज करते हैं, ठीक है। उसके बारे में आपको थोड़ा पहले क्या कर देता हूँ, पहले मैं एक टेबल बना देता हूँ, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी चीजें, है ना। मार्क्स
ठीक है। तो एक जगह मार्क्स है, एक जगह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ठीक है, तो हमारे पास ये मार्क्स है। अब ये क्या बता रहा है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे बड़ा डाटा कैसे हो गया। ये किसी बच्चे का क्या हुआ, टेस्ट हुआ, किसी क्लास का, किसी स्कूल में टेस्ट हुआ। अब जो ये स्कूल में टेस्ट हुआ ना, ठीक है, जो आपका ये स्कूल में टेस्ट हुआ, ये कितने नंबर का हुआ, 60 नंबर का टेस्ट हुआ, 60 नंबर का। तो 60 नंबर तक का टेस्ट हुआ है, मार्क्स 60 नंबर के हैं। तो अब इसमें अगर डाटा बनाना है तो मैं क्या करूंगा, अभी ऐसे थोड़ा रॉ डाटा की तरह बनाएंगे कि भाई आपने लिस्ट बना दी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करते कितना 60 तक। तो 0 नंबर कितने बच्चों का है, आप लिखो 2। 1 नंबर कितने बच्चों का है, 10। 2 नंबर फिर गिनोगे, 3 बच्चों के। 3 नंबर कितना है, 5 बच्चों के। 4 नंबर कितना है, इतने बच्चों के। तो ऐसे करते करते तुम्हारा टाइम भी वेस्ट होगा और डाटा बनाने में टाइम भी लगेगा, और जिसको आगे में डाटा फॉरवर्ड करेंगे उसको भी देखने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो अब क्या करते हैं, हमने क्या कर दिया, ग्रुप बना दिया कि 0 से लेके 10 तक, ठीक है, 0 से लेके 10 तक जितने बच्चों के मार्क्स आए हैं तो 2 बच्चे हैं। 10 से 20 कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, 7 आए हैं। तो ये कुछ टर्मोलॉजी है, इसको भी और थोड़ा और अच्छे से हम सीखते हैं। ठीक है, फिर आपको क्या है आगे इसमें और चीज समझ में आएंगी। ठीक है, इतना समझ में आया कि ग्रुप डाटा हो क्यों रहा था यूज, तो इसलिए आपका ग्रुप डाटा यहाँ पे यूज हो रहा था। ठीक है, तो आइए पहले सबसे पहले इसमें आता है क्लास इंटरवल। ठीक है, क्या होता है क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल क्या होता है, द ग्रुप यूज्ड टू classify the data is called मैंने आप चीजें लिख लो, फिर आपको सारी चीजें मैं एक साथ समझा देता हूँ, है ना। दूसरा होता है इसमें अपर लिमिट। इसमें समझो आप, इन each class interval the greatest number is upper। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर इज अपर लिमिट, या अपर क्लास लिमिट भी इसको आप बोल सकते हैं। लोअर लिमिट, वही इसका उल्टा। इन ईच क्लास इंटरवल द लोएस्ट नंबर इज क्लास लोअर लिमिट, उस क्लास की लोअर लिमिट। यहाँ पे क्लास अपर लिमिट लिख दो। ठीक है, इसको लिखो, समझो, फिर इसको मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा यहाँ पे। इसमें एक चीज और लिख ले, क्लास साइज। जब इतना पढ़ ही लिया तो ये भी लिख लो।
BW में बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। ठीक है, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा मैं कल, तो फिलहाल अभी थोड़ा ये समझ लेते हैं कि क्लास इंटरवल क्या होता है। देखो, डाटा को जब बड़ा डाटा हो तो उसे हम ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं। मैंने आपको ये समझा दिया कि किसी एग्जाम में 60 नंबर तक का उसका एग्जाम है, मतलब 60 नंबर तक का क्वेश्चन पेपर है, तो हम पूरा डाटा तो बनाएंगे नहीं, 0 1 2 3 4 5 बड़ा लेंथी हो जाएगा ना। तो अब क्या करेंगे, उसको हम सबसे पहले उसको हम ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से उसको दर्शाएंगे। तो उसके अंदर कुछ चीजें होती है, सबसे पहले क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल आपका क्या होता है, क्लास इंटरवल द ग्रुप यूज टू क्लासीफाई द डाटा। हम जो ग्रुप बनाते हैं डाटा को क्लासीफाई करने के लिए, यानी क्लासीफाई मतलब दिखाने के लिए आगे, उसको हम बोलते हैं। तो जो हमने डाटा जिस ग्रुप में बनाया होता है उस डाटा को हमने, जैसे यहाँ पे एक ग्रुप में 0 से 10, 10 के 20 के ग्रुप में बना रखा है, इनको हम बोलेंगे क्लास इंटरवल। ठीक है, फिर आता है आपका अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या होता है, इन ईच क्लास इंटरवल, हर एक क्लास इंटरवल में जो आपने अलग अलग ही क्लास इंटरवल है, तो इसमें जो बड़ा नंबर होता है वो आपका अपर लिमिट होता है। जैसे आप देखें, यहाँ पे 10 बड़ा नंबर है, यहाँ 20 बड़ा नंबर है, यहाँ 40 बड़ा नंबर है ना, यहाँ 50 बड़ा नंबर है, वहाँ 30 बड़ा नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका अपर लिमिट हो जाएगा। और फिर उसी में आता है लोअर लिमिट। तो वही क्लास इंटरवल में जो सबसे छोटे नंबर्स होते हैं वो आपके लोअर लिमिट्स होते हैं। तो लो ये देखिए, ये लोअर लिमिट हो गया, ये इसका लोअर लिमिट हो गया, 20 इस वाले क्लास इंटर का लोअर लिमिट हो गया, तो ये लोअर लिमिट हो गया, ये अपर लिमिट हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात है, दिख रहा है। फिर आपका आता है क्लास साइज। क्लास साइज क्या होता है बच्चों, डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि 20 माइनस 10 आप करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो क्लास साइज क्या है, 10 है। 30 माइनस 20 करोगे तो क्या आएगा, 10। और पूरे डाटा का क्लास साइज क्या रहना चाहिए, हमेशा सेम रहना चाहिए, बात याद रखना। ठीक है, 10 माइनस 0 करोगे, यहाँ भी क्या आएगा, 10। 50 माइनस 40 करोगे, क्या आएगा, 10। तो क्लास साइज क्या रहना चाहिए, हमेशा सेम रहेगा। हर एक किसका, उस पूरे डाटा का क्लास साइज हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ अभी स्टैटिस्टिक के थोड़े इंट्रोडक्शन पार्ट था, एंड इसमें हम आगे भी और अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे। कल इसको थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।